हेलो डियर स्टूडेंट। सो हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो one body under effect of many vectors of similar nature will act in accordance with resultant। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब हम किस वेक्टर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर एक डायरेक्टिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, और किसी भी दो वेक्टर्स को या वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या उनका रिजल्टेंट केवल वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ही पा सकते हैं। डायरेक्टली जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वैसे नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और भी है, हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, आपने पढ़ा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 4x में 5y को ऐड कर लें? नहीं कर सकते ना। क्या करते हैं, 4x + 5y करके लिख लेते हैं, लेकिन हम 4x में 5y को जोड़ नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल के साथ में हैं। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि हम डिफरेंट वेरिएबल नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ एक जैसे वेरिएबल ही ऐड किए जा सकते हैं। मतलब अगर 4x और 4x एक साथ लिखा हो तो हम ऐड करके 8x लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम बिल्कुल वेक्टर्स में अप्लाई होता है कि जब आप वेक्टर की कोई भी क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हो तो वो वेक्टर्स केवल तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब कंडीशन ये हो, मैनी वेक्टर्स ऑफ सिमिलर नेचर और वन बॉडी। मतलब अगर किसी एक बॉडी पे एक जैसे कई वेक्टर्स वर्क कर रहे हों तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट बॉडी है और दो अलग अलग टाइप के वेक्टर है उनको ऐड करें। सपोज अगर आप किसी एक बॉडी पे, मान लिया हमने एक ये टेबल ऐसी है, इस पे हम एक तरफ से फोर्स लगाते हैं F1, दूसरी तरफ से फोर्स लगाते हैं F2, ठीक है। तो एक ये वेक्टर हो गया F1 वेक्टर, ये वेक्टर हो गया F2 वेक्टर। तो क्योंकि ये एक ही बॉडी की बात हो रही है, ये सिंपली एक बॉडी है, एक बॉडी पे दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे भी जो हमारे अकॉर्डिंग यूजफुल होगा वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि इस वेक्टर के साथ साथ इस पे कहीं आपका अलग, मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अगर लग रहा है इस पे, या कहीं ये डिस्प्लेसमेंट भी साथ में कर रहा हो, जब आप किसी टेबल पे फोर्स लगाते हो और वो फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस भी हो जाती है, तो आप क्या फोर्स के वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को ऐड कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है और फोर्स एक अलग क्वांटिटी है। इसका मतलब दो अलग अलग तरह के वेक्टर, यानी दो डिफरेंट नेचर के वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते। सो दैट इज द स्टेटमेंट कि वन बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ मेनी वेक्टर्स ऑफ सिमिलर नेचर। इट मीन्स एक बॉडी पे कई सारे वेक्टर्स वर्क कर रहे हों और वो सारे वेक्टर्स सिमिलर नेचर के हों तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो उन एडिशन से जो रिजल्टेंट आता है वो अकॉर्डिंग उसके आता है जो वेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा करना क्या है, हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल मेथड और सेकेंड है पैरेललोग्राम मेथड। तो पहले हम ट्रायंगल मेथड बताते हैं, फिर पैरेललोग्राम मेथड बताते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे मेथड है, डेरिवेशन तो बिल्कुल एक जैसा है दोनों का, केवल ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप ट्रायंगल मेथड को हम बताते हैं। ट्रायंगल मेथड का मतलब होता है कि हमने सपोज किया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक A और दूसरा B। ये दो वेक्टर हमारे पास हैं, इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो हम ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं कि एक वेक्टर बनाते हैं, उसकी हेड पे दूसरा वेक्टर बनाते हैं, मतलब एक ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ध्यान रखिएगा, एक वेक्टर बनाते हैं, उसके हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं और उस वेक्टर को उस पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो अब ये क्या हुई, ये दो साइड हो गई, तो जो थर्ड साइड जो ट्रायंगल की जनरेट होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मतलब अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो थर्ड साइड होती है वो थर्ड साइड आपके दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करती है। सपोज अगर इसकी वैल्यू आपकी 4 है,
4 मीटर या 4 न्यूटन लिख लीजिए और इसकी वैल्यू 3 न्यूटन है, तो आप 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, अब आप कहोगे कि इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 आना चाहिए, पर ये वैल्यू 7 नहीं आएगी, क्योंकि 4 और 3 को एडिशन जो 7 करते हैं ना, वो नॉर्मल अलजेब्रा है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 4 + 3 = 7। यहाँ पे ये अलजेब्रा अलाउ नहीं होती, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा करना है। तो वेक्टर का मतलब अगर हम ज्योमेट्री से इनको ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। कल हमने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था वेक्टर का, कि अगर हम 4 न्यूटन का एक वेक्टर बनाना चाहें तो हम अपनी स्केल पे 1-1 मीटर की लेंथ पे ऐसे बना लेंगे। तो ये देखिए क्या ये पूरा 4 न्यूटन हो गया, मतलब 1 न्यूटन इतना, 1 न्यूटन ये, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्केल में 4 कॉलम को 4 न्यूटन कंसिडर करके, फिर हम ये 3 न्यूटन है तो इसके साथ एक एंगल बनाते हुए 3 न्यूटन बना देंगे, 1 2 और ये 3, यानी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, ये टोटल कितना हो गया, 3 न्यूटन 3 न्यूटन, सॉरी। अब आप जब इन दो, अब आपने ये ड्रॉ कर लिया, इसके बाद जब आप थर्ड साइड अपनी स्केल से ड्रॉ करोगे, इट मींस आप स्केल यहाँ पे रखे और इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करोगे, मिलाओगे, तो अपने आप ही जो इसकी स्केल की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वही रिजल्टेंट होगा, यानी आर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 4 न्यूटन + 3 न्यूटन। इट मीन्स ये वैल्यू अपने आप रिप्रेजेंट आएगी। ये तो ज्योमेट्री से हो गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हर जगह हमें ज्योमेट्री नहीं मिल सकती, हर जगह हम ज्योमेट्रिकल रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमें इसका फॉर्मूला भी चाहिए। तो फॉर्मूला हम पैरेललोग्राम मेथड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो हम पैरेललोग्राम भी आपको बता देते हैं और उसी में उसका डेरिवेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो जस्ट 1 सेकेंड, हम पैरेललोग्राम मेथड शुरू करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम मेथड पे आते हैं। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है कि इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन their diagonal will represent resultant। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B है, तो ये हमने B वेक्टर ले लिया, ठीक। तो हमने इन दोनों को ऐसे एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ठीक, ये इसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। चारों जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वल हो या ना हो पर पैरेलल जरूर होनी चाहिए। तो आप देखो इसमें क्या होगा कि ये लाइन एडजेसेंट साइड का मतलब होता है ये वाली साइड और ये वाली साइड, जो कॉमन, जिनका पॉइंट मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड हो गए क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ से बने हुए हैं दोनों वेक्टर। तो वही लिखा है कि आप रिप्रेजेंटिंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब 2 वेक्टर को अगर हम एडजेसेंट साइड बनाते हैं तो कंप्लीट करने पे इस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करिए, ठीक। तो कंप्लीट करने पे जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल है, उसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट करता है। तो इस फिगर में अगर जो वैल्यू आएगी वो r की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, ये इतनी आएगी, a + b का बार, a + b पे वेक्टर। तो ये होता है पैरेललोग्राम मेथड, मतलब बनाने का। ज्योमेट्रिकल कैसे बनाते हैं वो हमने बताया आपको, कि अगर हम कोई 2 साइड्स का पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड बनाते हैं तो उस साइड से अगर हम अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें पैरेलल साइड्स बना के, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनता है वो डायगोनल शो करता है आपकी उन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट या एडिशन, ठीक है। यही स्टेटमेंट में आपके लिखा हुआ है, ठीक। अब ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया, हमने आपको भी बताया ट्रायंगल में कि हमें इसका फॉर्मुलेट करना होगा, मतलब इसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो क्या आता है इसका आंसर, तो हम देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। हमने क्या किया कि अब आप एक चीज़ बताइए, ये B है और इसके जस्ट सामने हमने पैरेलल इसके इक्वल बनाई है, तो ये भी B होगी। ये A है तो ये वाली साइड भी A होगी, पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। चारों इक्वल पैरेलल चारों इक्वल और पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है, पर
सामने वाली पैरेलल भी होती हैं और इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो ये इसके बराबर हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें r की वैल्यू चाहिए, यानी r का फॉर्मूला चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए ट्रायंगल मेथड अगर हम लगाना भी चाहें तो हमें कोई फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट नहीं पता है, तो हम एक छोटी सी ज्योमेट्री करते हैं और हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ये a b c d e, ठीक है, तो हमने क्या किया, DC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AB और इस AB की साइड को आगे बढ़ा के एक कंप्लीट कर लिया अपना डायग्राम। तो डायग्राम कंप्लीट किया तो आप एक देखिए ADC हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम R को लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता होती है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम वैल्यू मतलब इसके बराबर में कोई वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम कि हमारे पास ना तो BC की वैल्यू है ना BC की वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज इन दोनों के बीच में जो एंगल रहा होगा वो थीटा है, इसका मतलब पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हमें केवल ये पता है, ये क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल है यानी हाइपोटेन्यूस है, और हम केवल हाइपो की वैल्यू जानते हैं, हाइपो के साथ में हम फॉर्मुलेट करने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपो। हाइट का मतलब इस छोटे से ट्रायंगल में, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल BCD, छोटा सा ट्रायंगल देखिए ये वाला, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू यानी ये वाला थीटा इज इक्वल टू अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपो यानी DC डिवाइड बाई BD। तो इसको हम लिख सकते हैं DC डिवाइड बाई BD। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, DC की, क्योंकि हमें AC की तो वैल्यू नहीं पता है, BD की तो वैल्यू हमें पता है A, ठीक है। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD साइन थीटा एंड BD इज इक्वल टू A, तो ये फॉर्मूला हो गया A साइन थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए BC की, तो BC के लिए हम क्या करें, तो अब ये बेस है, ये तो हाइट थी, तो हाइट के लिए हम साइन थीटा लगाते हैं, ये बेस है और बेस के लिए हम कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो, और बेस का मतलब BC और डिवाइड बाई BD, ठीक। तो BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, BC इक्वल टू BD कॉस थीटा, और BD को तो हम A लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A कॉस थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो हमें पता चल गई, BC की भी वैल्यू मिल गई और BC की भी वैल्यू मिल गई। अब हम इन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ADC, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप देखिए, AC पूरी क्या है ये तो हमें पता नहीं है, पर हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, इसको AB प्लस BC इसको लिख के और इसका स्क्वायर कर दें प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, B गिवन है, ये तो B वेक्टर हो गया, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, A cos थीटा, अभी हमने कैलकुलेट की A cos थीटा और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस DC की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं A sin थीटा और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB होता ना, मतलब A प्लस B हो गया ना पूरी वैल्यू, तो A प्लस B का स्क्वायर हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो 2AB और cos थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2AB cos थीटा प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A
का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो इस इक्वेशन को आप देखिए, ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, ये दोनों तरफ क्या लिखा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उधर लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वी हैव अ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इन दोनों की वैल्यू प्लस करके 1 कर सकते हैं और ए स्क्वायर हमारे पास बचेगा, मतलब हमारे पास बचेगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन सब पे वेक्टर है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और ये क्या था AD, और AD की वैल्यू क्या थी R, यानी इसको हम R का वेक्टर लिख सकते हैं, ये आ गया R का वेक्टर। तो ये हमारी इक्वेशन आती है, इसको हम बोलते, और R होता क्या है, R का मतलब है रिजल्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, या इसी को हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर हमें ज्योमेट्रिकल रूप से सॉल्व नहीं करना है तो हमें अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो तो हम R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी 2 वेक्टर गिवन है तो। बट उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी गिवन होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों वेक्टर के बीच में पैरेललोग्राम में आपने कौन सा एंगल बनाया है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि R का स्क्वायर होता है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, बस बाकी यही आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका R यानी रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। पर कभी कभी न्यूमेरिकल में एक चीज और पूछी जाती है कि जो आपका रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट इनिशियली वेक्टर्स के साथ कितना एंगल बनाते हैं, यानी रिजल्टेंट का एंगल क्या है, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप एक बार डायग्राम में देखिए, रिजल्टेंट हमारा ये वाला है, ये एंगल यही तो बनेगा, इसके साथ जो बेस के साथ एंगल बनाएगा, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बाई एक्सिस या वर्टिकली पूछे, तो आप ये कैलकुलेट करके और इसमें से माइनस कर दीजिए 90 में से, तो अपने आप रिमेनिंग वाला रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट है R, वो अल्फा एंगल अगर बनाता हो और हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ADC, इसमें अगर हम देखें तो अल्फा निकालने के लिए हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस, यानी DC अपॉन AC, हाइट अपॉन बेस। अब हाइट की वैल्यू DC हम कैलकुलेट कर चुके हैं, A साइन थीटा, और AC की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो लिखा था हमारा क्या आता है B प्लस A कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B प्लस A कॉस थीटा। ये क्या आता है, ये आता है tan अल्फा, पर हमें अल्फा चाहिए होता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स A साइन थीटा डिवाइड बाई B प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट के साथ एंगल आ गया। तो आप दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो आप रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और रिजल्टेंट आपका कितना एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मेथड रहे एडिशन के। अब आप इनको सॉल्व करिए और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की अलजेब्रा बताएंगे। अभी आपको एडिशन सिखाया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये